हेलो बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोगों ने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तक पढ़ लिया था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, कितना वो मैग्नेटाइज हुआ। इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन का मतलब मटेरियल अपने आप मतलब खुद के नेचर के हिसाब से कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से फील्ड अप्लाई किया जाता है उसका रेशियो है। यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक्सएम यानी कि काई की वैल्यू याद करने के लिए यहाँ पर मैंने इजी स्ट्रेट लाइन बना रखी है, जिसमें बीच में ज़ीरो है, एक तरफ +1 और एक तरफ -1 है। ठीक है, ज़ीरो से +1 के बीच में आता है पैरामैग्नेटिक, ज़ीरो से -1 के बीच में आता है डायमैग्नेटिक, और बहुत दूर पर आते हैं फेरोमैग्नेटिक। ज़ीरो पे आता है नॉन मैग्नेटिक, और ठीक -1 पर आता है सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम रिलेटिव परमेबिलिटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आप मटेरियल पर अप्लाई करते हो ताकि वो मैग्नेटाइज हो जाए। इसके अंदर आपने मटेरियल रख दिया, ये आपने मटेरियल इसमें रख दिया है। अब इसके अंदर कितने फील्ड आपको दिखाई देंगे, तो वो फील्ड जो आपने बाहर से अप्लाई किया है वो लाइंस तो इसमें से दिख ही रही हैं यहाँ पर। साथ में अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, इसके नेचर के हिसाब से ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करेगा, जो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो मटेरियल खुद प्रोड्यूस किया है। तो इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट इज बी नॉट प्लस बी आई। तो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर कितना है और आपने कितना अप्लाई किया था। तो बी नेट आपको दिख रहा है कि बी नॉट प्लस बी आई है, डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस बी आई बाई बी नॉट, तो म्यू आर हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच, यानी 1 प्लस आई बाई एच। आई बाई एच को बोलते हैं काई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काई, यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी यूनिट लेस हो जाएगा। म्यू आर इज ऑल्सो यूनिट लेस। ठीक है ना, अलग अलग मटेरियल्स के लिए म्यू आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स एम से। अब जैसे हम 5 डिफरेंट मटेरियल्स की बात करते हैं और उनके लिए म्यू आर और एक्स एम की हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जो मैग्नेटिक नहीं है। उसके बाद में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक,
फेरोमैग्नेटिक और सुपर कंडक्टर। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सभी पर बराबर होता है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सभी में बी नॉट होगा। ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, नॉन मैग्नेटिक है तो कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये प्लस में करेगा लेकिन अप्लाइड फील्ड से कम करेगा, नेगेटिव में करेगा लेकिन अप्लाइड फील्ड से कम करेगा, सेम डायरेक्शन में करेगा और ज़्यादा करेगा, ये अपोजिट करेगा और इक्वल करेगा। तो एक्स एम की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि ये है बी नॉट और ये है बी आई। यहाँ पर बी आई में आप बी नॉट का डिवाइड करेंगे तो एक्स एम की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर आएगी पॉजिटिव लेस देन 1, यहाँ पर नेगेटिव लेस देन 1, पॉजिटिव और वेरी ग्रेटर, और यहाँ पर एग्जैक्ट आएगा -1। म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस एक्स एम होता है, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, एक में एक जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव होगा लेस देन 2, इसमें नेगेटिव और लेस देन 1 है तो एक में आपने माइनस कर दिया तो ये होगा पॉजिटिव लेस देन 1, ये होगा वेरी ग्रेटर और यहाँ हो जाएगा 0। याद करने का तरीका यही होता है कि एक्स एम की जो लाइन होती है और यहाँ पर म्यू आर की लाइन है, ठीक है। जब एक्स एम 0 होता है तो म्यू आर 1 होता है, क्योंकि म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम एक जोड़ने से मिलता है 0 और 1, और ये होता है किसके लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। 0 के आगे ये 1 होगा पॉजिटिव में, और यहाँ वेरी ग्रेटर जो आएगा वो यहाँ पर भी वेरी ग्रेटर रहेगा, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। 0 से 1 के बीच में यहाँ पैरा आएगा, 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये 1 के आगे 2 हो जाएगा, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक्स एम 0 से 1 के बीच में और म्यू आर 1 से 2 के बीच में होता है। ये -1 था, -1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, ये हो जाएगा सुपर कंडक्टर के लिए। -1 से 0 के बीच में यहाँ पर डायमैग्नेटिक होते हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर 0 से 1 के बीच में मिलेंगे। तो इस तरह से आप म्यू आर और एक्सएम की वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने डीपीपी में दे दिया है, नोट्स में भी, तो इन सभी मटेरियल में क्या क्या कंपैरिजन होगा। हाँ, एक सेकेंड आता हूँ, खोलता हूँ। तो इनके मेन फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की कंपैरिजन प्रॉपर्टीज मैंने आपको दे दी हैं, और इनका कंपैरिजन आप याद करेंगे। मेन पॉइंट्स का कंपैरिजन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ तीनों मटेरियल्स के बारे में। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट
मैग्नेटाइज होते हैं और ये अप्लाइड फील्ड के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, ये भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। इनका मैग्नेटिज्म थोड़ा कमज़ोर होता है तो ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अधिकतर वो पाए जाते हैं जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर पेयर्ड हों और इसके अंदर एटम में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। पार्शियली फिल्ड अगर ऑर्बिट्स होते हैं, पार्शियली फिल्ड एटम्स या ऑर्बिट्स, ऐसे एटम्स के अंदर आपको फेरोमैग्नेटिज्म मिलेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पाया जाता है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हर एटम एक मैग्नेट होता है। तो अगर आप इस मटेरियल को देखेंगे, इस मटेरियल के अंदर आपको अलग अलग एटम्स का मैग्नेटिज्म मिलेगा। इनका हर एटम एक मैग्नेट होता है, लेकिन वो मैग्नेट रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो इनके अंदर आपको एटॉमिक मैग्नेट तो मिलेंगे, लेकिन पूरे के पूरे मटेरियल का मैग्नेटिज्म जीरो रहेगा। होल मटेरियल का मैग्नेटिज्म जीरो होगा। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ मैग्नेट्स आपको मिलेंगे। जैसे ये मैग्नेट, यहाँ पर सेम मैग्नेटिक मोमेंट के मटेरियल्स या मैग्नेट छोटे छोटे रीजन में आपको मिलेंगे। और इन छोटे छोटे मैग्नेटिक जो रीजन होते हैं इनको डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स के अंदर आपको ग्रुप ऑफ एटम्स मिलेगा। इसमें एटम मिलेगा, अलग अलग एटम, अकेला एटम, और इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स मिलेंगे जिनके मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, छोटे छोटे रीजन में रहेंगे, उन्हें हम डोमेन्स कहेंगे। इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और लेस देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और लेस देन 1 होता है।
इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और बहुत ही बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेगेटिव होगा और 1 से कम होगा, 0.5, 0.6 इस टाइप का। इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, इस टाइप का। और इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही बड़ा होगा, 300, 400, 500 इस टाइप का। इनका μr पॉजिटिव और लेस देन 1 होता है। इनका μr जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होता है, 1 और 2 के बीच में। और इनका जो μr होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इनके मैग्नेटिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या xm इक्वल टू यहाँ पर b कांस्टेंट है जिसको क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। इनके लिए xm इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t माइनस tc होता है। tc यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको अलग से दे दूंगा। अगर xm का आप ग्राफ देखेंगे टेम्परेचर के साथ में, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो ग्राफ होता है टेम्परेचर के साथ में वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और यही ग्राफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस तरह से मिलेगा। इसका मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो पैरा बन जाते हैं। So Curie temperature is the temperature above which Curie temperature is the temperature above which ferromagnetic materials becomes पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। किस टेम्परेचर के बाद में? क्यूरी टेम्परेचर के बाद में, राइट। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। इसको BH कर्व भी कहा जाता है। एक्चुअली म्यू आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए और
डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, लेकिन ये बदलता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो अपना मैग्नेटिज्म या अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही चेंज कर लेता है अप्लाइड फील्ड को देख करके। इस प्रॉपर्टी को हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। इनमें जो जैसे जैसे आप अप्लाइड फील्ड को चेंज करते हैं, जो आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसको अगर आप बदल देते हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म या इनका म्यू आर भी बदल जाता है। और इसे हम BH कर्व में शो करते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड और H अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये BH कर्व जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये इस टाइप से मिलता है। इस टाइप से एक कर्व मिलता है। इस कर्व के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पर आप ध्यान लगाइएगा। ए पॉइंट है, इसे सैचुरेशन कहा जाता है। पॉइंट बी जो है इसे रिटेंटिविटी या रिमेनेंस कहा जाता है। और जो सी पॉइंट है इसे कोएर्सिविटी कहा जाता है। पॉइंट ओ आपको दिखाता है कि आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म भी जीरो है। अब जैसे जैसे आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ता रहता है पॉइंट ए तक। यानी कि पॉइंट ए पर मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाता है। इससे ज़्यादा मैग्नेटिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसे हम सैचुरेशन कहते हैं। पॉइंट ए पर आकर के बी कांस्टेंट हो गया। अब जैसे जैसे आप अप्लाइड फील्ड को वापस डिक्रीज करते हैं तो मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिज्म भी घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपको मिलता है पॉइंट बी, जिस पर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। यानी कि आपने एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया है, लेकिन आपने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड को हटाने के बाद भी इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म जीरो नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ रह गया है। और ये मैग्नेटिज्म आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई देगा। ओ से लेके बी तक इतना मैग्नेटिज्म इस मटेरियल के अंदर बचा हुआ है जो जीरो नहीं हो पाया। तो सम मैग्नेटिज्म
resides inside the material, and this magnetic field, this magnetism is called residual magnetism, and this property is called retentivity or remanence. अब S तो 0 हो चुका है। अब आप अप्लाइड फील्ड को रिवर्स कर देते हो। पहले एक डायरेक्शन में लगाया था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। नाउ द अप्लाइड फील्ड इज रिवर्स्ड। रिवर्स होने का मतलब ये है कि अब आपने S को नेगेटिव कर दिया है। तो ये मटेरियल जो पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था, अब आपने अप्लाइड फील्ड को इस डायरेक्शन में कर दिया, तो ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर बी मटेरियल का डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम पॉइंट सी पर पहुंचते हैं, जहां पर मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बट इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको नेगेटिव फील्ड अप्लाई करना पड़ा है। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड O से लेके C तक आपको अप्लाई करना पड़ा है। और इस नेगेटिव फील्ड को कोएर्सिव फील्ड कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कोएर्सिविटी। और C के बाद में कर्व रिपीट होने लगता है, तो दूसरी साइकिल मिलती है आपको, और इस साइकिल में वापस D मिलेगा, जिसे कहा जाएगा सैचुरेशन। E मिलेगा, जिसे कहा जाएगा रिटेंटिविटी, और F मिलेगा, जिसे कहा जाएगा कोएर्सिव फील्ड। D, E और F। फिर मटेरियल को मैग्नेटाइज करोगे तो ये कर्व बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द हिस्टैरिसीस कर्व, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें BH कर्व
सॉफ्ट मटेरियल्स के अंदर हिस्टैरिसीस कर्व या बीएच कर्व थिन और स्मॉल होता है, तो इसके अंदर बड़ा और मोटा होता है। एनर्जी लॉस कम होता है, इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। सॉफ्ट मटेरियल्स की लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी होती है। सॉरी, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी होती है। तो इन मटेरियल्स की हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी होती है। म्यू आर वेरी 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 ग्रेटर देन 1, म्यू आर इनका भी 1 से बड़ा होता है। दे आर यूज्ड फॉर टेम्परेरी मैग्नेट्स, जहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट बनाना हो उनको यूज करते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर में इन मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बेल में या स्पीकर में हार्ड मटेरियल्स को यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन is the example of soft materials. Alnico, aluminium plus nickel plus cobalt is a hard material. म्यू मेटल भी होता है, जिससे ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर आप स्टील की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो हार्ड मटेरियल है, स्टील और सॉफ्ट आयरन को अगर हम कंपेयर करते हैं, हाँ, तो ये बात सही है कि स्टील का जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है। और सॉफ्ट आयरन की जो कोर्सिविटी है वो तो कम होती है, लेकिन इसकी रिटेंटिविटी जो होती है वो स्टील से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये ग्राफ बनता है सॉफ्ट आयरन के लिए। हालांकि ये सॉफ्ट है, उस हिसाब से इसकी कोर्सिविटी भी कम होनी चाहिए थी और रिटेंटिविटी भी। तो इन बातों को आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। लास्ट टॉपिक जो आता है इसका वो अर्थ मैग्नेटिज्म है। 10 मिनट का टॉपिक है, इसको हम कल ही करेंगे क्योंकि कल हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप जो डीपीपी मैंने दी है आप उसको सॉल्व कीजिए, और व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ ही रहे हो। कल हम इसकी डीपीपी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, तो जो और बच्चे अगर पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ लें। जो मैंने डीपीपी आपको दी है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। तो इस वीडियो को पूरा याद कीजिएगा
रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जो मैं इसमें बताया गया है उन बातों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप डायरेक्टली करेंगे। तो मिलते हैं कल, इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, साथ में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाय बाय, टेक केयर।